पिछले वीडियो से कुछ क्वेश्चंस को करते हैं ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाए। पहला क्वेश्चन है कि हमें मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना चाहिए जलाने से पहले। ऑलराइट, तो ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को हम अगर एयर में या फिर एटमॉस्फेयर में ऐसे छोड़ दें तो उसके ऊपर में कोई दूसरे डस्ट या फिर कोई दूसरे एलिमेंट्स आकर के जमा हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में मैग्नीशियम रिबन को, तो हम क्यों चाहेंगे कि कोई दूसरा एलिमेंट भी उसके साथ रिएक्ट कर जाए, तो इसीलिए हम उसे क्लीन करते हैं पहले। ऑलराइट, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। कुछ केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसके बैलेंस फॉर्म को हमें लिखना है। सबसे पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ हमने लिया हाइड्रोजन और क्लोराइड, उसे जब रिएक्ट कराते हैं तो HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब हमने मॉलिक्यूल लिया था H2, हाइड्रोजन का वो मॉलिक्यूल H2 के फॉर्म में होता है, क्लोरीन हमने Cl2 लिया था और हमें मिला HCl। उसे बैलेंस करने के लिए हम जब 2 लगा देंगे तो ये HCl बन जाएगा। ऑलराइट, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है बैरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स राइज टू बैरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से आता है BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 गिव्स राइज टू BaSO4 प्लस AlCl3। इसमें आप देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले हमें एलिमेंट्स का नाम लिखना होता है एक बॉक्स में और उस पर हमें देखना होता है कि क्या वो इस साइड में जो लेफ़्ट हैंड साइड में है उतना एलिमेंट राइट हैंड साइड में है या नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो बैरियम दोनों साइड में 1 है, क्लोरीन दोनों साइड में अलग अलग है, एक साइड 2 है, एक साइड 3 है, एल्युमिनियम 2 है, 1 है, सल्फ़र 3 है, 1 है और ऑक्सीजन 12 और 4 है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम सबसे ज़्यादा नंबर वाले को पहले उठाएं और उसे हम बैलेंस करें। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है हमारा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम लोग लेंगे। यहाँ पर देखिए SO4 होल 3 में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, 4O4 जो है वो 3 बार है, मतलब 12 है। तो हमें इस साइड में जो राइट हैंड साइड है, इस साइड में भी ऑक्सीजन को हमें 12 करने के लिए 4 में 3 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, 3। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि यहाँ पर हमने जब 3 मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ में हम क्या क्या यहाँ चेंज कर रहे हैं। ऑक्सीजन को तो 12 कर चुके हैं, हमने सल्फ़र को भी यहाँ पर 3 कर दिया है और बेरियम को भी हमने यहाँ पर 3 कर दिया है। तो सल्फ़र हम देखते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है उस साइड में कितना है, तो उस साइड में सल्फ़र यहाँ पर हमारे पास में 3 है। आप यहाँ पर देखो सल्फ़र यहाँ पर 3 है और बेरियम जो है वो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में 1 है और हमने इधर कर दिया है 3 राइट हैंड साइड में। तो हम उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी एक 3 ऐड करेंगे। ऑलराइट, अब जब यहाँ हम 3 ऐड करते हैं इस वाले इक्वेशन को, देखिए सबसे लास्ट वाले इक्वेशन को, तो उसमें क्या होता है कि हम क्लोरीन को भी 3 टाइम हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। Cl2 है तो Cl2 को हम लोग 3 टाइम लिख रहे हैं, तो Cl कितना हो गया, 6। अब देखिए इस साइड के कुछ एलिमेंट्स बैलेंस हो गए हैं, इस साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड के कुछ बैलेंस हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन हमारे पास में 6 है, तो इस साइड में भी हम लोग को 6 क्लोरीन करना होगा। तो उसे करने के लिए हम यहाँ पर 2 के साथ में इसे कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है क्लोरीन 6। अब यहाँ हम 2 के साथ जब क्लोरीन को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ एल्युमिनियम भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और हमें एल्युमिनियम कितना चाहिए, राइट हैंड साइड में भी 2 चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा पहले से ही 2 है, इसी की वजह से ये बैलेंस इक्वेशन हो जाता है। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम को वाटर में अगर हम लोग डालें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, इसे हमें करना है। यहाँ हम आते हैं इस इक्वेशन को, देखिए सबसे ऊपर में जो है सोडियम प्लस H2O गिव्स राइज टू NaOH प्लस H2। यहाँ हम अगर एलिमेंट को लिखें, सोडियम इस साइड में 1 है, इस साइड में भी सोडियम 1 है, हाइड्रोजन इस साइड में 2 है, इस साइड में हाइड्रोजन 1 और ये 2 मतलब 3 है, ऑक्सीजन इस साइड में 1 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है। तो हमें क्या करना है कि सबसे ज़्यादा वाला को सबसे पहले लेना है, उसे बैलेंस करना है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, हाइड्रोजन,
जो हाइड्रोजन चेंज हो रहा है, बाकी तो सब इक्वल ही है। तो हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इस साइड में 2 है, इस साइड में 3 है, तो इस साइड में भी हमें 3 करना हो तो 3 तो यह वैसे अगर हम देखें तो 3 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H2 पहले से ही है, हम इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वो 3 नहीं होगा। वो हम लोग 1 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल ले सकते हैं जो इंटीजर नंबर में हो। ऑलराइट, हम लोग फ्रैक्शन में नंबर नहीं ले फ्रैक्शन में कोई मॉलिक्यूल को नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 2H2O। अब देखिए इसमें क्या क्या चेंज हुआ। हाइड्रोजन के साथ में ये 2 मतलब 4 हो गया, और इस साइड में हाइड्रोजन हो गया 3। अब उसे बैलेंस करने के लिए हमें इस हाइड्रोजन के पास में और 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो हाइड्रोजन के साथ में ये 2 हो गया, तो 2H हो गया और 2H, यानी कि इस साइड में भी 4 हो गया हाइड्रोजन, इस साइड में भी हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑलराइट, इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास में पहले सेम था, अभी हमने यहाँ पर 2 इंक्रीज़ करा यहाँ पर, तो उसे हमें यहाँ सेम करने के लिए देखिए ये 2 और ये 2 जो है ये इसे चेंज कर दिया है पहले ही, हमें इसे बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सोडियम भी यहाँ पर चेंज हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 लगाया है तो यहाँ पर सोडियम भी चेंज हुआ, तो उस सोडियम को सेम करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लगा देना होगा। तो बस इतना ही आपको करना है, ये आपका हो जाता है बैलेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसका हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है और हमें स्टेट का सिंबल भी देना है, यानी कि वो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसेस स्टेट है, एक्वस है, उसे हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है। पहला है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को हम रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के प्रेजेंट में, तो वो इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट दे रहा है और सॉल्यूशन दे रहा है सोडियम क्लोराइड का। तो इनसोल्यूबल हो गया यहाँ पर सॉलिड, ऑलराइट, और सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारा हो गया यहाँ पर लिक्विड। चलिए देखते हैं इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा। बेरियम क्लोराइड को हमने लिया हुआ है वाटर के सॉल्यूशन में, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं एक्वस, और यहाँ पर ये भी वाटर के सॉल्यूशन में था, इसे भी एक्वस लिखते हैं। ये हमारा सॉलिड फॉर्म कर रहा था, ऑलराइट, इनसोल्यूबल था, इसीलिए इसे हमने लिखा है सॉलिड। और ये जो सोडियम क्लोराइड था वो एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि वो लिक्विड है तो वो एक्वस वाटर के साथ में वो घुला हुआ है, तो उसे हम लोग एक्वस लिखते हैं। ऑलराइट, उसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन कुछ इसी तरीके से है, आप देख लो। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमने अभी तक जो भी रिएक्ट करा वो केमिकल रिएक्शन था, अब उसका भी टाइप्स है। क्या क्या टाइप्स हैं, चलिए देखते हैं। तो जब भी हम एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है उसके अंदर में, जैसे कि हमारा कार्बन का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, तो जब हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से एटम उठ के कहीं दूसरी जगह नहीं जाते हैं, इनका बॉन्ड ब्रेक करता है और वो किसी और जगह से जा कर के, यहाँ दूसरा कार्बन है तो ये बॉन्ड जा कर के इसमें ऐड हो जाता है। तो ऐसे होते हैं केमिकल रिएक्शन। इसी से दूसरे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास में मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ऑलराइट, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर फ्रॉम और अपीयर समवेयर एल्स। एक्चुअल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड ब्रेक करते हैं बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। ऑलराइट, चलिए देखते हैं क्या क्या केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स होते हैं। हमारे पास में सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही आप यहाँ पर देखिए कि कुछ कॉम्बिनेशन का बात हो रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब, अगर हमारे पास में एक रिएजेंट है ए, उसको अगर हम लोग बी रिएजेंट के साथ में मिक्स कराएं तो हमें मिलेगा ए बी। ऑलराइट, इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास में कोई एक, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल, क्विक लाइम यानी कि चूना पत्थर, उसे हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं
तो हमें सिलेक्ट लाइम यानी कि चूना हमें मिलता है, जो वाटर के साथ में मिक्सचर उसका जो होता है वो। तो इसे देखने के लिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दिए हुए हैं, चलिए उस एक्टिविटी को करते हैं। कहता है कि टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर, यानी कि चूना के पत्थर को लेने के लिए कहता है बीकर पे, और उसमें हमें वाटर ऐड करना है। और कहता है कि टच द बीकर, डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर। तो हमें ऐसे करने से क्या कोई टेम्परेचर का राइज़ यहाँ पर दिखता है। तो आप जब इसे परफॉर्म करोगे तो आप देखो कि चूना का पत्थर जो है जब वाटर में डालोगे तो वहाँ से एक राइज इन टेम्परेचर आपको दिखेगा, मतलब कि थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। और ऐसे रिएक्शन को हम लोगों ने पहले भी वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जहाँ पर हीट रिलीज़ होता है। तो इसके बारे में आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करके एक नया हमारे पास में सब्सटेंस लेकर के आता है, जिसे हम लोग सिलेक्ट लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक, यानी कि जहाँ से हीट रिलीज़ हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन कर रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट को देने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इन्हें हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको कहा कि सिलेक्ट लाइम जो है यानी कि चूना का जो घोल होता है वो हम वाल का वाइट वॉशिंग करने में यूज करते हैं। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लास्ट में हमारा बनता है CaOH2, ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में रहता है उसके साथ में ये रिएक्ट करता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, और वाटर जो है वहाँ से इवेपोरेट होकर के वो उड़ जाता है। तो ऐसे जो है आप पेंट जब करोगे तो उसके बाद में वो सूख जाता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। ऑलराइट, चलिए और कुछ ऐसे ही रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं जो कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पर क्योंकि एक एलिमेंट से दो फॉर्म कर रहा है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ऑलराइट, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल्स नीचे में और कुछ दिया हुआ है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोयला का जलना, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। वाटर का फॉर्मेशन होना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो एक प्रोडक्ट फॉर्म करे अगर दो रिएजेंट या दो से ज़्यादा रिएजेंट से, तो उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑलराइट, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर जो है हीट रिलीज़ हो रहा है इसीलिए हम कहते हैं एक्सोथर्मिक है। और कॉम्बिनेशन अगर होता तो यहाँ पर एक ही रिएजेंट होता, यहाँ पर यहाँ एक ही प्रोडक्ट होता, यहाँ पर दो प्रोडक्ट हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसे सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे ऐसे रिएक्शंस का नाम क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं उसके, जैसे सबसे फर्स्ट है यहाँ पर रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज होता है। फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी कहाँ से मिलता है? उसी एक्सोथर्मिक प्रोसेस से मिलता है, क्योंकि वहाँ से हमें हीट एनर्जी मिलता है, और एनर्जी जो है वो हमें चाहिए होता है बॉडी को जो है ज़िंदा रखने के लिए। ऑलराइट, तो जब हम फूड लेते हैं ना तो वो ब्रेक करता है एनर्जी में। कैसे करता है? यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर दिखेगा C6H12O6। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज हमारा जो खाना है उससे हमें मिलता है, और हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलता है वहाँ से। ऑलराइट, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, वाटर भी हमारे बॉडी में रहता है, और एनर्जी हमें मिलता है अपने बॉडी को चलाने के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जांपल है, वो है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये बहुत टाइम पूछा हुआ है। ऑलराइट, इसका मेन रीज़न एग्ज़ाम में पूछने का यही है क्योंकि यहाँ पर लिखता है डिकम्पोजिशन। आप आगे वाले जो रिएक्शन के टाइप है उस पर पढ़ोगे तो वहाँ पर वो हीट हमें देना पड़ता है तब वो रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कंपोस्ट का
जो वेजिटेबल से कंपोस्ट में चेंज होता है। तो इसी की वजह से आपको थोड़ा सा माइंड भटकाने के लिए देता है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट टाइप में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे समझने के लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं। चलिए क्या एक्टिविटी दिया हुआ है भाई, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट लेना है हमें और उसे एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लेकर के हमें हीट करना है विद द फ्लेम। अब इस तरीके से हमें इसे हीट करना है, यहाँ पर जो दिया हुआ है। ऐसे हीट करने पर हमें कुछ अलग सी चेंजमेंट दिखेगी। क्या चेंजमेंट दिखेगी, आप देखोगे कि हमें कुछ स्मेल आता है, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की वजह से, और वहाँ पर कलर में चेंज आपको दिखेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हमारा फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। यानी कि हमारे पास में रीजन कितना है, 1। हमने उसमें से कितना प्रोडक्ट फॉर्म करा, 1, 2 और 3। तो जब हम एक ही रिएजेंट से अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं एक ही रिएक्शन में, तो उसे हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑलराइट। तो फेरस सल्फेट जो है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ। जब उसे हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल हट जाते हैं और ये फेरस ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से हमें एक अलग स्मेल देखने को मिलता है, यानी कि ऑब्जर्व करने को मिलता है। यहाँ एक और एग्जांपल दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होना। ऑलराइट, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें आपको दिखेगा कि एक रिएजेंट से हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ऑलराइट, ये सब रिएक्शन आपको आगे मिलेगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनका यूज इंडस्ट्रीज़ वगैरह में होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट कुछ एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं, उन्हें भी करके देखते हैं। एक्टिविटी 1.6, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। अब उस बॉइलिंग ट्यूब में हमें लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है और उस बॉइलिंग ट्यूब को हमें एक हैंडल के थ्रू उसे हमें पकड़ना है और उसे फ्लेम के ऊपर में हीट करना है। अब आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे, तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जो लेड नाइट्रेट है वो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक करता है। ऑलराइट, तो इसमें से ब्राउन रंग का यहाँ पर से आपको फ्यूम्स मिलेंगे और ये जो फ्यूम्स होते हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं। इसका रिएक्शन का जो इक्वेशन है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ऑलराइट, लेड नाइट्रेट यहाँ पर हमें जो हमने लिया हुआ था वो लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन सभी में ब्रेक करता है। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अगला एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारा है 1.7। उसमें क्या है वो थोड़ा सा देखते हैं। कहता है कि प्लास्टिक मग लेना है, अपने घरों में से पूछ के लीजिएगा। ऑलराइट, 2 होल्स उसमें बनाने हैं क्योंकि, और उसके बेस में हमें रबर का स्टॉपर फिट करना है और उन होल में से हमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स उसमें डालने हैं और हमें उसे पानी से भर देना है। और पानी से भरने के बाद में हमें उसे बाहर से एक वोल्टेज प्रोवाइड करना है एक बैटरी के थ्रू। अब यहाँ पर हमें ऑब्ज़र्व करना है कि जो टेस्ट ट्यूब हमने लिया हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब का आप जैसे इस फिगर में देख सकते हो, इस टेस्ट ट्यूब में से धीरे धीरे एयर का वॉल्यूम बढ़ते जाता है। एयर यानी कि उसके अंदर मतलब पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब आपको ये देखना है कि उसमें कौन सा गैस आ गया है जिसके वजह से वो पानी को नीचे ढकेल रहा है, और कौन सा साइड, एनोड या कैथोड साइड, उसमें से कौन सा साइड है जो उस अलग अलग वॉल्यूम का पानी को डिस्प्लेस कर रहा है। तो दोनों में से हमें दोनों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसे हम लोग एक माचिस के स्ट्रोक के सामने लेकर के आएंगे, या फिर हमें एक बर्निंग कोई भी चीज़ जो जल रहा है उसके सामने अगर हम उस गैस को ले आएंगे, और अगर वो पॉप साउंड के साथ में अगर वो वहाँ पर जलता है तो वो हाइड्रोजन होगा, और ऑक्सीजन होगा तो वो
वैसे पॉप साउंड के साथ में नहीं जलेगा। तो आप जब ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि कैथोड साइड यानी कि जो पॉजिटिव साइड है उस साइड का जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस हमें मिलता है, क्योंकि वो पॉप साउंड के साथ में बर्न करता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आगे एक और एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी है 2 ग्राम सिल्वर हमें लेना है एक चाइना डिश में। ये है चाइना डिश, उसमें हमें लेना है और उसे सनलाइट में हमें छोड़ देना है। ऑलराइट, तो इसमें क्या होगा, आप इसमें देखोगे कि जब हम सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड को अगर एक्सपोज करें तो ये जो है अपना वाइट कलर को छोड़ करके ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। ऑलराइट, कैसे होता है, यहाँ पर एक रिएक्शन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। 2AgCl गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस एक्सटर्नल फैक्टर को जब हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं तो वो सिल्वर और क्लोराइड में मतलब वो चेंज हो जाता है। अब आपको एक यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये एग्जाम्पल यहाँ पर इसीलिए दिया क्योंकि ये यूज़ होता है फोटोग्राफिक में। फोटोग्राफिक में कैसे यूज होता है, जब ये लाइट के कांटेक्ट में आता है तो अपना कलर को चेंज कर देता है। तो फोटोग्राफिक में हम लोग लाइट का फ्लैश डालते हैं और उससे जहाँ जहाँ कलर चेंज होता है वहाँ वहाँ डिफरेंट पैटर्न्स में मिलते हैं, जो हमें एक फ़ोटो क्लीन करके हमें मिलता है। अब तो ये सब चेंज हो गए हैं डिजिटल कैमरा की वजह से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ में। आगे एक्टिविटी है या फिर क्या है देखते हैं, चलिए। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे ही बिहेव करता है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आप ऐसे देख सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है। ये वही टर्म है जो हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने में हेल्प करता है, यानी कि हम लोग बाहर से हीट अप्लाई करते हैं और रिएक्शन वहाँ पर होता है, उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऑलराइट, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसे भी आज हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें ये चैप्टर आज कंप्लीट करना है। क्वेश्चन पहला है, ए सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग कराने के लिए एक सब्सटेंस का ज़रूरत पड़ता है, उस सब्सटेंस का नाम क्या है। फर्स्ट नेम ऑफ द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो इसका नाम है क्विक लाइम और इसका फॉर्मूला होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ऑलराइट, और अगर उस सेकेंड वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड अबव विथ वाटर, तो इसका हमें वाटर के साथ में रिएक्शन कराना है, क्योंकि वाइट वॉशिंग है तो हमें वाटर के साथ में रिएक्शन कराना ही होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड को मतलब H2O से अगर हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा CaOH2। ये हमारा इसका रिएक्शन होगा। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन अदर्स, नेम द गैस। तो कहता है कि जो हमारा पिछले वाला एक्टिविटी था जिसमें हमने टेस्ट ट्यूब में से देखा कि एक में हाइड्रोजन और एक में ऑक्सीजन गैस आता है, तो एक में जो हाइड्रोजन होता है वो ज़्यादा क्यों होता है और दूसरा वाले जो ऑक्सीजन होते हैं उसमें कम वॉल्यूम क्यों वो डिस्प्लेस करता है। तो इसका रीज़न ये होगा कि जब हम वाटर को ब्रेक करते हैं, तो वाटर तो हमारा H2O है, उसे जब हम ब्रेक करेंगे तो H2 जो है उसमें और O यानी कि ऑक्सीजन में ब्रेक करेगा। तो H2 यहाँ पर हमारे पास में 2 है और ऑक्सीजन 1 है, लेकिन इसे हम लोग ऐसे ब्रेक नहीं कराते हैं। ब्रेक का होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वो ब्रेक करता है 2H2 में और O2 में। तो इसमें H2 जो है वो ज़्यादा है और O2 यहाँ पर कम है, इसलिए H2 वाला जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस करता है। चलिए आगे वाला जो है रिएक्शन उसमें बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 1.9 कहता है कि हमें 3 आयरन नेल्स लेने हैं और उसे हमें क्लीन करना है सैंड पेपर से। तो क्लीन करना हमें इसीलिए पड़ता है क्योंकि उसमें कोई दूसरा एलिमेंट्स ना रहे। ऑलराइट, अब उसे हमें क्या करना है कि एक बीकर में लेना है और उस बीकर में 2 बीकर हमें लेना है, एक का नाम A रखना है, दूसरा का नाम B रखना है और दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और आयरन नेल्स को उसमें हमें इस तरीके से डाल देना है।
अब आप देखोगे 20 मिनट तक अगर इसे हम छोड़ देते हैं, 20 मिनट तक छोड़ने के बाद में आप देखोगे जब आयरन नेल को बाहर निकालोगे तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। अब हमें एक और चीज़ चेंजेस इसमें देखने को मिलता है कि जब हम पहले 2 टेस्ट ट्यूब में ए और बी में हमने लिया हुआ था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो वो दोनों का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है उसे देखते हैं, चलिए। ऑलराइट, तो यहाँ आप देख सकते हो कि आयरन नेल जो है वो अपना कलर चेंज कर यहाँ पर चेंज कर लिया है, जिसे हमने इमर्ज किया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और वैसा वाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें हमने आयरन को इमर्ज किया था वो अपना कलर भी चेंज कर चुका है। ये दोनों, ये और ये अनचेंज्ड है, इन्हें हमने रिएक्ट कराया नहीं है। दोनों ओरिजिनल उनका जो कलर है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें देखते हैं कि क्या क्या जो है इसके इक्वेशन कैसे आएंगे, रिएक्शन कैसे हुए हैं, चलिए देखते हैं। तो आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो आयरन सल्फेट और कॉपर बनाता है। यहाँ पर आप रिएक्शन को ऐसे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आयरन जो है यहाँ के सल्फेट के साथ में जुड़ गया है और ये कॉपर को अलग कर दिया है। ऑलराइट, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक चीज़ को डिस्प्लेस कर देना। पहले ही कोई वहाँ पर कंपाउंड है, उस कंपाउंड में दूसरे चीज़ को हम लोग मिलाते हैं तो वो उसके साथ में जुड़ जाता है और उसके अंदर में कोई दूसरे वाले एलिमेंट्स होते हैं उसे वहाँ से हटा देता है। तो इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, आप देखो। कॉपर सल्फेट उसे चेंज किया जिंक सल्फेट में, जब हम उसमें जिंक ऐड करते हैं और कॉपर हमें अलग से मिलता है। लेड को हम लोग कॉपर क्लोराइड में ऐड करते हैं तो लेड क्लोराइड फॉर्म करता है और कॉपर अलग हो जाता है। ऑलराइट, तो इन सभी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम से आप ये समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर एक चीज़ को चेंज करने में होता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों रिएजेंट्स में चेंज होने को कहा जाता होगा। चलिए इसे भी अच्छे से देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.10 को करते हैं। हमें 3 ml के आसपास का सोडियम सल्फेट लेना है सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन को ऐड करना है। तो जब हम ऐसे करेंगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा कि कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं। प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड फॉर्म जो होता है, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि इसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसे हम कहते हैं, जहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। 2 लिक्विड को ऐड करने पर हमें सॉलिड फॉर्म करता है। यहाँ पर उसका रिएक्शन दिया हुआ है। ये रिएक्शन है सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में जब हमने ऐड किया तो बेरियम सल्फेट जो मिला ना वो हमारा सॉलिड होता है और सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है जो एक्वस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका एक सोडियम इसके जो है क्लोरीन के साथ में मिक्स होकर के सोडियम क्लोराइड बना रहा है, और इसका एक बेरियम इसके सल्फेट के साथ में मिल करके बेरियम सल्फेट बना रहा है। तो यहाँ पर दो चेंजेस हो रहे हैं। रिएजेंट आपस में ब्रेक कर रहे हैं ये दोनों, और इनका ब्रेक फॉर्म इसके एक से मिल रहा है और इसका ब्रेक फॉर्म इसके एक से मिल रहा है, और हमें दो यहाँ प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पर कहता है कि बस वही बेरियम सल्फेट को जो मैंने आपको कहा कि ब्रेक करता है वही ब्रेक यहाँ पर दिखाता है, और ये कह रहा है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑलराइट, चलिए आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग आते हैं। ये हमारा आज का लास्ट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग आता है? ऑक्सीडेशन में आपको दिमाग में सबसे पहले ले आना है ऑक्सीजन। ऑलराइट, ऑक्सीजन का मतलब क्या? ऑक्सीजन ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन का एडिशन हो, जैसे कि यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए इस एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी कहता है कि हमें एक चाइना डिश के
अंदर में कॉपर पाउडर लेना है, यह है चाइना डिश, उसमें हमें कॉपर पाउडर लेना है और उसे हमें हीट करना है। ऑलराइट, तो हीट करने पर क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर यही है ऑक्सीडेशन, जिसमें वो ऑक्सीजन ऐड हो जाए किसी एलिमेंट पे, तो वो या फिर किसी एलिमेंट, यानी कि आप समझ लो कि कोई सा भी हमारे पास में सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, जो एलिमेंट्स हैं उसमें अगर ऐड हो जाता है ऑक्सीजन तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। वहीं रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन आप इस तरीके से समझ लो कि ऑक्सीजन का हटना या फिर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं उसका ऐड हो जाना। अब दोनों में ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन किसी भी मॉलिक्यूल में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वो H2O यानी कि वाटर का वेपर यानी या फिर वाटर का जो है लिक्विड फॉर्म, कोई सा भी ऐसा फॉर्म होता है। जैसे नीचे आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। जब भी हम यहाँ पर कॉपर में हाइड्रोजन को फिर ऐड करेंगे, यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो हमने फॉर्म करा उसमें हाइड्रोजन को अगर हम ऐड करेंगे तो वापस से हमें कॉपर मिलता है और ये वाटर मिलता है। ऑलराइट, अब अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है रिएक्शन के टाइम में, इसे ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं, और अगर कोई लूज़ करता है ऑक्सीजन को उसे हम लोग रिड्यूस्ड कहते हैं। तो यहाँ पर रिड्यूस हुआ, यहाँ ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ठीक है, थोड़ा बेटर विजुअलाइजेशन के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है, चार्ट कहें या फिर आप जो भी यहाँ पर कहो। यहाँ क्या हो रहा है, जब हम कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वो जो है कॉपर ऑक्साइड पर रिडक्शन होता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन मिक्स होता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑलराइट, चलिए कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं ऐसे रिएक्शंस का, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो दोनों साथ में हो वैसे रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑलराइट, सच रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ हैपन्स। ऑलराइट, तो यहाँ दोनों हो रहा है, इसे हम लोग रिडॉक्स कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है। चलिए बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये दोनों रिडॉक्स रिएक्शन दिए हुए थे। नेक्स्ट पेज में कहता है एक और एक्टिविटी हमने जो किया हुआ था, सबसे फर्स्ट में जो किया हुआ था मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया था, तो उसमें भी ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म कर रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन जो है हमारे आसपास में होते रहते हैं। इससे हमें बहुत सारा नुकसान भी होता है। क्या क्या नुकसान होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है कोरोजन, यानी कि ऐसे कुछ आयरन के मटेरियल को जब मैंने आपको कहा कि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में हम लोग छोड़ते हैं तो वो क्या होता है कि वो अपना कलर चेंज कर लेता है और उसमें एक ऊपर में रस्टिंग हो जाता है, उसके ऊपर में ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है आयरन का ऑक्सीजन के साथ में। ऑलराइट, तो यहाँ लिखता है कि जब हम आयरन के कोई भी चीज़ को लेते हैं वो शाइनी रहता है जब नया होता है, लेकिन कुछ दिनों में वो रेडिश ब्राउन पाउडर हो जाता है, उसके ऊपर में से निकलता है, ठीक है ना। तो ऐसे रस्टिंग होता है आयरन का, इसी की वजह से ये होता है। कुछ और भी मटेरियल्स होते हैं जिसके ऊपर में ह्यूमिड एटमॉस्फेयर या फिर जो भी बाहर से एटमॉस्फेयर से कुछ डस्ट या फिर कुछ भी ऐसे आकर के इससे ख़राब करते हैं, तो इसे हम कहते हैं द सब्सटेंसेस around such a moisture, acid, etc. This is said to corrode and this process is called corrosion. तो इसे corrosion process कहते हैं और ये corrode कहा जाता है, corrode कहलाता है। ऑलराइट, जो मेटल होता है उसे corrode कहते हैं। जो ब्लैक कोटिंग हो जाता है सिल्वर के ऊपर में और ग्रीन कोटिंग हो जाता है कॉपर के ऊपर में, तो ये हमारे लिए जो है लॉस है, क्योंकि इससे बहुत सारा मतलब अच्छे अच्छे सामान कमज़ोर होने लगते हैं रस्टिंग होने की वजह से या फिर कोरोजन होने की वजह से। चलिए अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्या यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट टाइप हमारा यहाँ है रेंसिडिटी।
तो रेंसिडिटी मेनली खाना में बात होता है, जैसे कि ये खाना को ख़राब कर देता है। खाने में हम लोग तेल का यूज करते हैं, फैट का यूज करते हैं, तो ये सब मटेरियल को अगर हम लोग कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दें तो ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं और खाना को जहरीला ही बना सकते हैं। ऑलराइट, तो यही है इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका वीडियो बनाने से पहले इसका समरी एक बार मैं आपको बताऊंगा, उसी टाइम मैं ये क्वेश्चन भी कराऊंगा और इसके बाद में यहाँ पर कुछ समरी दिए हुए हैं उसे भी हम यहाँ पर कर लेंगे। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर।